वेलकम टू डियर ऑल माय स्टूडेंट्स। मैं रुपींद्र सचिन करीवाल वेलकम करता हूं हमारे और आपके ब्यूटीफुल चैनल पर, दैट इज वन एंड ओनली केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन। हमने अब क्या स्टार्ट किया है, तो आज हम करने वाले हैं अरिहंत सैंपल पेपर। अरिहंत का टर्म 2 का भी सैंपल पेपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमने कौन कौन से सैंपल पेपर कर लिए हैं, कौन कौन से हम करने वाले हैं, एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं, और जो न्यू व्यूअर्स है स्पेशली उनके लिए। तो भाई हमारी अगर बात करते हैं हमने क्या क्या प्ले लिस्ट में आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो सबसे पहले है डिटेल्ड नोट्स। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी भी किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट है भाई, वहां से डिटेल नोट्स आप स्टडी कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है, ऑब्वियसली एग्जाम आर वेरी नियर टू अस, ठीक है, तो उस टाइम पर आपको क्या करना है, वन शॉट को कवर करना है, और वो सारे के सारे वन शॉट आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में से। और प्लेलिस्ट का मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप सभी तरीके के PYQs, वन शॉट, डिटेल नोट सारे के सारे आपको मिल जाएंगे लिंक से। लिंक डिस्क्रिप्शन से देखना ना भूलें, वहां पे आपको PYQ सीरीज मिल जाएगी। लास्ट आपके हर चैप्टर के इंडिविजुअली PYQ सीरीज ऑलरेडी अवेलेबल है। मतलब इतना सारा चैप्टर, इतना सारा कंटेंट आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। अच्छा, बात करते हैं कि भी सैंपल पेपर के बारे में। तो अरिहंत सैंपल पेपर हम करने वाले हैं 6 सैंपल पेपर कंप्लीट हो जाएंगे हमारे अरिहंत के, एंड ऑलरेडी 7 पेपर्स हम एडू कार्ड की कर चुके हैं। तो सिर्फ कमी किस बात की रहेगी भाई, कमी रहेगी सिर्फ वॉच की। अपने एफर्ट्स को थोड़ा सा इंक्रीज करना है। जितना भी टाइम आपके पास बचता है उस टाइम को आप लगा दीजिए। एक सैंपल पेपर डेली करेंगे तब भी आपके 10 डेज में ये सारे सैंपल पेपर्स हो जाएंगे। जो भी सैंपल पेपर हमने सिलेक्ट किए हैं, ठीक है, वो सैंपल पेपर्स में से आप देखते हैं तो अगर सारे के सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के रिपीट हो जाएंगे। मतलब अगर ये सैंपल पेपर कर लेते हैं, आई एम डैम श्योर अबाउट इट, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चैप्टर की प्रिपरेशन सारी करनी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सारे करने हैं, मोस्ट ऑफ द जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सारे कवर कर लेंगे। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए, और सबसे पहले मैं बता देता हूं भी हमारे इस वीडियोस की क्या खास बात है। हम 1 और 30 मिनट्स के अंदर अंदर सैंपल पेपर कंप्लीट कर देंगे। मींस नो टाइम वेस्ट, टोटली टाइम यूज हो जाएगा आपका पूरा कंज्यूम। मतलब 1 और 30 मिनट्स आपके पूरे यूज होने वाले हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट ए ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, एंड दैट्स नॉट ऑब्वियसली नॉट माइन। चलिए, ऑब्जर्व द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। केमिस्ट्री पोर्शन से फर्स्ट क्वेश्चन है, एंड बिटवीन एक्स एंड एक्स मतलब कौन सा एलिमेंट है, ये वाला है, एंड क्लोरीन विच ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म, विच बॉन्ड इज फॉर्म। तो पहले देख लेते हैं ये क्या रिलेशन क्या इनके बीच में। लिथियम नंबर 7 का मतलब ये इसका एटॉमिक मास गिवन है ऑलरेडी, एटॉमिक मास सेम एज के पोटेशियम, इसका भी एटॉमिक मास गिवन है ना। अगर एक्स की बात करते हैं तो हम एक्स का जो मास है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो डुवर्नियर जी की ट्रेड क्या कहती है कि द मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, एंड व्हेन वी टेक एवरेज ऑफ मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, देन इट गिव्स आउट मास ऑफ सेकंड एलिमेंट। तो सेकंड एलिमेंट का अगर आपको मास फाइंड करना है तो आप फर्स्ट और थर्ड का एवरेज ले लीजिए। यानी 7 अगर हम लेते हैं 7 एंड बात करते हैं 39, सो इट कम्स आउट टू बी 46/2, दैट इज 23। यानी 23 मास वाला एलिमेंट है ये हमारा। और 23 मास का कौन सा एलिमेंट होता है भाई, सोडियम होता है 11 नंबर पे। सेम बात करते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन का नंबर होता है 35.5, एंड आयोडीन की बात करते हैं तो 126.9। अगर इसका एवरेज करते हैं तो बीच में ब्रोमीन का मास आ जाएगा जो नियर बाय होता है 79.6। इनका एवरेज करेंगे तो लगभग लगभग 81 या 81 के आसपास आएगा। तो हम नियर बाय लेके चलते हैं इसे 79.6 या 80 ही होता है। ठीक है, सेम एज कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम हमारा 40 है, बैरियम 137 है। दोनों को ऐड करेंगे, 137 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2, इसका मीन निकालेंगे। ठीक है, तो 177 डिवाइडेड बाई 2 ये हमारे पास आ जाएगा 88.8। और जो y होता है, y का भी हमारा अप्रोक्सीमेटली मास होता है 88। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारे क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन में क्या क्या पुटअप करता है भाई, एक्स और क्लोरीन, इन दोनों के बीच में कौन सी बॉन्ड बन रही है। अच्छा, क्लोरीन का आपको पता है ऑलरेडी एक नॉन मेटल है। ठीक है, एटॉमिक नंबर की अगर बात करते हैं इसका एटॉमिक नंबर है 17। अच्छा, ये वाला नंबर पता लग चुका है आपको, मास 23 है, तो मास 23 का मतलब क्या है, इसका एटॉमिक नंबर लगभग इसका हाफ होगा, यानी सोडियम। तो ये हमारा एक्स हमारा सोडियम है, ये हमारा सोडियम आ गया, ये हमारा क्लोरीन। वैलेंसी की अगर बात करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो 281, तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है इसके पास। एंड क्लोरीन
ये एक नॉन मेटल है, ये हमेशा गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो गेन करने वाले कितने अभी 1, इसकी वैलेंसी है -1। ना अगर हम देखते हैं दोनों की वैलेंसी सेम है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है, तो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है NaCl। अब यहां पे क्या हुआ है, यहां पे हमने क्या किया है, ट्रांसफर करा है इलेक्ट्रॉन को सोडियम ने जो इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो क्लोरीन को डोनेट कर दिया है, या आप कह सकते हैं लूज कर दिया है। और जो इलेक्ट्रॉन को लूज या डोनेट करके बनती है बॉन्ड, दैट इज आयोनिक बॉन्ड एंड कंपाउंड इज आयोनिक कंपाउंड। तो X यानी सोडियम और क्लोरीन में किस तरीके का कंपाउंड बन रहा है, ये बन रहा है आयनिक कंपाउंड बन रहा है, आयोनिक कंपाउंड। आई थिंक इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट है इस क्वेश्चन से। अच्छा, अब आप पूछ रहे सोच रहे होंगे भी सिंपल चीजें ही बता देते सर, इतने सारी बताने की क्या नीड है। तो नीड इसलिए है कि कई बार अब की बार देख रहे हैं तो डबोर्नियर ट्रेड से बड़े सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, और क्वेश्चन का आपको हर एक हिंट पता होना चाहिए, ठीक है। और क्या कह रहे हो शॉर्ट ट्रिक, तो डेफिनेटली भाई आपको वन शॉट के अंदर अगर आप देखोगे या डिटेल नोट्स में भी देखोगे तो आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक मिल जाएगी भी किस तरीके से हम डोवर्नियर ट्रेड के इन एलिमेंट्स को लर्न कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ट्रिक बनाई थी कि लीना के लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, लीना के पास है कार। अच्छा, ये वाई क्या होगा हमारा, ये हमारा होगा स्ट्रोंशियम, कार। अच्छा, बापू ने कर दिया कलेश और बग्या इंडिया से बाहर। तो इस तरीके की एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाई हुई है, आप वन शॉट से या डिटेल नोट से सर्च कर सकते हैं कि इसको कैसे याद करना है। और डबोर्नियर ट्रेड का लिमिटेशन क्या, नानी के पास। तो वहां से आप पूरा का पूरा शॉर्ट ट्रिक लर्न कर लेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। वन शॉट या डिटेल नोट्स देख लो, आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। चलते भाई, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसका क्या क्वेश्चन पुट अप किया है, व्हाट इज द एटॉमिक मास एंड सिंबल ऑफ वाई। अभी हमने देखा है जो वाई आया हमारे पास वो क्या आया, 88 मास का आया, ठीक है। ये हमारा कौन सा है भाई, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बैरियम। बेटा मांगे कार सफारी, इसको याद करने का ट्रिक क्या है, ये हमारा सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, देन बैरियम, ठीक है। ये हमारे सीक्वेंस है, ये हमारे ग्रुप 2 के एलिमेंट है, ग्रुप सेकंड। अच्छा, सिंबल आ गया, और क्या है मास। मास ऑलरेडी हम बता चुके हैं, अभी इसका मास होता है 88.8, हम इसे 88 ही मान के चलते हैं नियर बाय, ठीक है। आई थिंक इतना सफिशिएंट है आपके लिए, और यहां से आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इनफ है इतना इंफॉर्मेशन। चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, और क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा कहां से आ रहा है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से। क्वेश्चन को देखेंगे एक बार भी। क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द टेबल गिवन बिलो, स्टडी दीज टेबल रिलेटेड टू द क्वेश्चन दैट फॉलोज एंड आंसर दी। आंसर क्या करना है आप देखते हैं, आंसर क्या करना है, चलो। विच ऑफ दिस गिवन एलिमेंट कैन बी कट विद अ नाइफ। तो बच्चों वाला क्वेश्चन पुट अप किया है। अगर हम बात करें 2011 से लेके 17 तक था, तो ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर रहने वाला था। अब आपका जो नंबर 11 नंबर का, अब देखो एटॉमिक नंबर दे दिया है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 11 हमारा होता है सोडियम, और ये सॉफ्टेस्ट मेटल होता है, यानी हमारा ये सिंगल केस ऐसा है, सॉफ्टेस्ट मेटल है बट सबसे सॉफ्टेस्ट है, और सॉफ्ट होने के साथ साथ बहुत ज्यादा हाई एनर्जेटिक भी है, मतलब इसमें से एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो अगर हम बात करते हैं आंसर फर्स्ट की, तो गिवन एलिमेंट कैन बी कट बाय नाइफ, तो आंसर आएगा हमारे पास सोडियम। ये सिंगल मेटल है विच कैन बी कट बाय नाइफ जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स सॉफ्ट नेचर, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन रीड करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहता है, इन द गिवन टेबल विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन Q एंड P। अब अगर भाई अभी भी ये क्वेश्चन नहीं समझ आया ना पिछले वाला, तो ये क्वेश्चन भी आपने नहीं समझा है, मतलब ये क्वेश्चन तभी समझ आएगा जो पीछे वाला समझा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, Q एंड P। बैक चलते हैं, Q। अब Q का नंबर क्या है हमारे पास 17, यानी हमारा कौन सा हो गया क्लोरीन। तो किस टाइप की बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है और किस टाइप की कंपाउंड बनाएंगे, जस्ट अभी क्वेश्चन में करके आए हैं। अगर आपको इसका आंसर समझ आ गया तो यहां पे हमारे पास वीडियो के टाइम पे आप कमेंट करेंगे, ठीक है। अब आप कमेंट करेंगे किस टाइप का बॉन्ड है, जस्ट अभी करके आए हम क्वेश्चन, राइट बच्चे। देखो अभी करके आए तो अब मुझे अभी कमेंट करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आ जाए, कहता है नेम टू द सर्जिकल टेक्निक्स, वन फॉर मेल एंड अनदर फॉर फीमेल, दैट कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट प्रोजेनी। ओह सॉरी, प्रेगनेंसी है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। चलो देखते हैं।
क्या था आपको ऐसे मेथड का नाम बताना है जो स्पेशली मेल में और फीमेल्स में दोनों को यूज किया जाता है, दोनों में, दैट कैन बी यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को स्टॉप करने के लिए, ब्रेक करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं, कौन से सर्जिकल मेथड यूज किए जाते हैं। तो सर्जिकल मेथड के पहले ये बताना चाहता हूं भी कितने मेथड होते हैं। बैरियर मेथड होता है। बैरियर मेथड में जो मेल होते हैं वो इनको रबर को यूज करते हैं, एंड सेम एज फीमेल की बात करते हैं तो डायफ्राम। ठीक है, ये बैरियर मेथड है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बैरियर है भाई। बैरियर क्यों है? क्योंकि एक सिंगल ऐसा मेथड है जो एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को प्रिवेंट करता है एंड प्रेगनेंसी को भी रोकता है। सेकंड है आपका आईयूसीडी, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। कॉपर टी मेथड, सर्जिकल मेथड, ये इनको ये रहा, ये सेम ही है। सर्जिकल मेथड में क्या होगा भाई, जिस मेथड से मतलब जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, प्रेगनेंसी के लिए, तो उसमें हम क्या करेंगे, सर्जिकल मेथड को यूज करेंगे, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। सर्जिकल मेथड है। एंड लास्ट हमारा हो गया पील्स मेथड, जिसे हार्मोनल भी बोलते हैं। और इसके अंदर 2 टाइप की पील्स हम स्टडी करते हैं, एक ओरल पील्स, एक वेजिनल पील। ये मेथड यूज होते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रिप्रोडक्शन का लास्ट पार्ट में से यही बनता है, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड से। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सर्जिकल मेथड। तो सर्जिकल मेथड में भाई मेन की बात करते हैं। सो मेल के अंदर जब हम मेल गोनाइड की बात करते हैं, सेक्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं, तो कुछ इस तरीके का एक आपको दिखेगा, और इसके पास आउटर लेयर होती है और ये कनेक्ट होती है। ये होता है भाई टेस्टिस। टेस्टिस किसके अंदर होता है, एक पाउच के अंदर होता है जिसे बोलते हैं स्क्रोटम, जो टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है टेस्टिस का। अब ये टेस्टिस जब स्पर्म बनाता है तो इस टेस्टिस ये इस ट्यूब से जाता है यूरेथ्रा तक इजैकुलेशन के लिए, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे। अगर इस पार्ट को ही कट कर दिया जाए, इस पोर्शन को कट कर दिया जाए, तो स्पर्म नहीं जा पाएगा आगे यूरेथ्रा तक। तो इस ट्यूब का नाम क्या है, इस ट्यूब का नाम होता है वास डिफरेंस या वास डिफरेंशिया। सिंगुलर या प्लूरल का फर्क होता है। अब वास डिफरेंस को ही कट कर दिया जाए सर्जिकल मेथड से, इसको यहां से कट कर दिया जाए या ब्लॉक कर दिया जाए, तो उस मेथड को यूज करते हैं प्रेगनेंसी को ब्रेक करने के लिए, ठीक है, रोकने के लिए। अब यहां से जब मेल गेमेट ही नहीं जाएगा तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो वास डिफरेंशिया को कट कर देते हैं और इस मेथड का नाम होता है वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी। सेम एज फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कुछ इस तरीके का होता है, और यहां ओवेरी होती है। ओवेरी जब एग्स को रिप्रोड्यूस करता है तो एग जाते हैं इस फैलोपियन ट्यूब से, जिसे हम ओविडक्ट भी बोलते हैं, ओविडक्ट बोल देते हैं, या फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। इस फैलोपियन ट्यूब को ही कट कर दिया जाता है सर्जिकल मेथड से। तो फीमेल्स में क्या मेथड रहेगा, फैलोपियन ट्यूब। अब ट्यूब को कट कर रहे हैं तो उसका मेथड हो जाएगा फीमेल्स में ट्यूबेक्टोमी। याद रखना इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते आ रहे हैं अभी तक। फीमेल्स की अगर बात करते हैं तो ट्यूबेक्टोमी, क्योंकि इसमें ट्यूब कट कर रहे हैं। इसमें क्या कट कर रहे हैं, इसमें वास डिफरेंस कट कर रहे हैं, तो इसका नाम हो जाएगा वैसेक्टोमी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पुटअप किया गया है, ठीक है। आई थिंक इतनी इंफॉर्मेशन बहुत सफिशिएंट आपके लिए। आप इसको कमेंट करेंगे या एक बार नोटबुक पे राइट करेंगे कौन कौन से मेथड होते हैं मेल के लिए और कौन सा फीमेल के लिए, ठीक है। बहुत बढ़िया कमेंट के लिए। चलिए, नेम द मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन दैट हेल्प इन अवॉइडिंग एसटीडी एज वेल एज प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी। अभी जस्ट बता के आया हूं मैं आपको कि जो एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज ना हो, इसको रोकने के लिए और प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए या प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करने के लिए, दोनों के लिए हम सेम मेथड यूज करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड बैरियर मेथड सर, राइट। बैरियर मेथड को यूज करते हैं। और बैरियर मेथड में मैंने मेल और फीमेल के लिए बताया कि मेल क्या यूज करते हैं और फीमेल क्या यूज करते हैं। तो इतना 1 मार्क्स में आपके लिए बहुत है। एग्जांपल दे सकते हैं, बिल्कुल पूछा भी इसने, गिव इट्स एग्जांपल। तो एग्जांपल दे सकते हैं आप, मेल क्या यूज करते हैं एंड फीमेल क्या यूज करते हैं, ठीक है। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर यूज किया जाता है, एंड ये फीमेल रिप्रोडक्टिव, ये वेजाइना में ही फिट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो कितना सिंपल सा पुटअप किया हुआ है कि द स्पर्म आर द टाइनी बॉडीज कंसिस्ट ऑफ द मेनली जेनेटिक मटेरियल एंड अ लॉन्ग टेल। डेफिनेटली भी कुछ इस तरीके का आपका होता है और यहां से ये कुछ इसका हेड होता है, आगे की तरफ ये हेड हो गया और पीछे की तरफ टेल हो गया। ये बात कर रहे हैं स्पर्म की। तो वो बोल रहा है कि ये स्पर्म बनता कहां से है, वेयर आर द स्पर्म प्रोड्यूस। तो स्पर्म कहां बनता है, देयर आर राउंड स्ट्रक्चर टू गोनेट्स आर प्रेजेंट। मतलब सेक्सुअली गोनेट्स का मतलब होता है सेक्सुअली पार्ट। अब सेक्सुअली गोनेट्स जो होता है, जो पीनस होते हैं, इसके नीचे 2 राउंड स्ट्रक्चर होते हैं, 2 बॉडी स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड इनका नेम होता है टेस्टिस। ठीक है, दीज टेस्टिस आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग स्पर्म। ये टेस्टिस होते हैं, एक पाउच लाइक बैग में होते हैं जिसे स्क्रोटम बोलते हैं। स्क्रोटम का फंक्शन होता है टेम्परेचर को मेंटेन करना। किसके लिए टेम्परेचर मेंटेन करता है, वो स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अब स्पर्म जब बनता है वो बनता है टेस्टिस के अंदर। यही स्पर्म वास डिफरेंस से जाता है एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, जहां पे टेम्परेरी स्टोर होता है क्या, स्पर्म, ये जाएगा उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड के पास क्या होगा, फ्रक्टोज ऐड होगा, जिससे जो स्पर्म है वो सीमन में कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़ा सा मोटाइल हो जाएगा एंड विस्कस हो जाएगा। और उसके बाद ये फाइनली यूरेथ्रा से आउट हो जाएगा इजैकुलेशन के टाइम। राइट, इतना बहुत है भाई 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग। इसका सेकंड पार्ट में क्या पुटअप करता है, हाउ आर द स्पर्म डिलीवर्ड फ्रॉम द साइट ऑफ देयर प्रोडक्शन। अब ये मैंने आपको जस्ट बताया, साइट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, साइट है भाई टेस्टिस। अभी कहां से डिलीवर होगा, ये डिलीवर होगा थ्रू वॉस डिफरेंस या वॉस डिफरेंशिया। वॉस डिफरेंशिया से यूरेथ्रा तक ये पास हो जाएगा। ठीक है, दोनों टॉपिक, दोनों क्वेश्चन का आंसर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अच्छा, थोड़ी सी प्रॉब्लम ये रहेगी भाई, थोड़ा वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कैमराज में, तो मैं एक बार बार चेक कर रहा हूं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करेंगे एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 5 चलो बढ़िया चल रहा है। क्या था, अ स्टडी फाउंड दैट द चिल्ड्रन विद द लाइट कलर्ड आईज आर लाइकली टू हैव अ पेरेंट्स विद द लाइट कलर्ड आईज। मतलब अगर बात करते हैं मेल एंड फीमेल पेरेंट की, भाई मेल और फीमेल ही होते हैं। ठीक है, दोनों की बात कर रहे हैं तो दोनों के जो कलर है, किस चीज का, आई कलर कैसा है, लाइट कलर्ड की आईज है दोनों की। इसमें भी लाइट कलर्ड है और ये भी लाइट कलर्ड है। ठीक है, वो कहता है कि जो उनका बेबी होगा, जो चिल्ड्रन होगा, उसकी भी आईज कैसी है, यानी F1 प्रोजेनी है, जो नेक्स्ट इनकी फर्स्ट प्रोजेनी है, फर्स्ट जनरेशन है, इसकी भी लाइट कलर आईज है, लाइट कलर्ड आईज। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, दोनों पेरेंट्स की है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, ऑन दिस बेसिस कैन वी से दैट एनीथिंग अबाउट वेदर द लाइट कलर आई इज अ डोमिनेंट और अ रिसेसिव, व्हाई एंड व्हाई नॉट। देखो, डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर की बात तब करते हैं जब 2 कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं या 2 ट्रेड्स की बात कर रहे हैं। जैसे यहां पे आता है कि पेरेंट्स है, एक पेरेंट की डार्क कलर की आईज है, डार्क ब्लू है, एंड फीमेल की बात करते हैं तो लाइट ब्राउन कलर है। ठीक है, अब यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द 2 कैरेक्टर्स, 2 ट्रेड्स की बात कर रहे हैं, कलर की बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग कलर्स हैं। ठीक है, सेम कैरेक्टर्स नहीं है, ये होमोजाइगस नहीं है। ठीक है, तो वहां पे हम बात करेंगे 2 ट्रेड की, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि दोनों पेरेंट्स हैं, दोनों पेरेंट्स के पास भी सेम कलर है। सो हाउ कैन वी डिसाइड विच कैरेक्टर इज डोमिनेंट, बिकॉज मेल एंड फीमेल बोथ हैव द सेम कलर। तो सेम कलर होने की वजह से भी डोमिनेंट मेल है या फीमेल है, हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। सो यहां से हमें कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, वी कैन नॉट डिसाइड which color is dominant, either we have the male or the female. Why? Just because both male and female have same color of traits, so same traits will be genetically transfer. दोनों में से सेम ट्रांसफर होंगे। अब भाई दोनों की व्हाइट है तब व्हाइट ही रहेगा, डेफिनेटली है। अब ब्लू या कोई यहाँ पे मिरेकल तो होने वाला, बेबी ब्लू हो गया, ग्रीन हो गई है, मतलब 10 लाख या कुछ ऐसे पीपल होते हैं, 10 लाख या 1 करोड़, उसमें किसी एक इंसान की होती है ब्लू कलर की। ठीक है, तो वो एक जेनेटिकली चेंज नहीं होता, वो वेरिएशन होता है। बट यहाँ पे हम बात करें सिर्फ एक ही ट्रेट की, तो यहां से भाई कोई चेंज नहीं होगा, कोई भी डोमिनेट या रिसेसिव कैरेक्टर को हम नहीं फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैंने क्वेश्चन का आंसर इसलिए राइट नहीं किया, भी हर चीज थोड़ी राइट की जाएगी आपके लिए। फर्स्ट थिंग इज द
understand the concept and try to make your own answer, right? But representation must be clean and neat. अब इसका और ऑप्शन देखते हैं, यहां से आपको समझ आ जाएगा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया है। कह रहा है रेड हेयर्ड वुमन मैरीज अ ब्राउन हेयर मैन। बात कर रहे हैं, आप देखो दो ट्रेट आ गए यहाँ पे, रेड वुमेन, तो वुमेन की बात कर रहे हैं जब, इसके पास कैसे हेयर है, रेड हेयर, ओ माय गॉड, रेड हेयर। एंड बात करते हैं मैन की, द जेंटलमैन, पूरे स्ट्रेटिंग करा के आया, ब्राउन। एक मेरे दोस्त ने भी स्ट्रेटिंग करा ली थी ऐसे ब्राउन कलर के, भाई साहब इतना गंदा लग रहा था, मैंने कहा मेरे को तो पमेरियन डॉग जैसा लग रहा है। उसके बाद उसने मेरे से दोस्ती तोड़ दी। अच्छा रहा, बहुत पैसे मांगता था मेरे से। चलो, कहता है कि एक वुमेन है जिसके पास रेड हेयर है एंड सेम एज मैन हैविंग ब्राउन हेयर एंड ऑल द चिल्ड्रन आर ब्राउन हेयर। भाई इनकी जो बेबी आ रही है, इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनके ब्राउन हेयर है। अब वो क्या कहता है, एक्सप्लेन दिस जेनेटिकली। अरे क्या होगा, डेफिनेटली आप देखो दो पीछे था क्या था, एक ही ट्रेट की बात कर रहे थे कि लाइट कलर है, मेल में भी फीमेल में भी, तो डेफिनेटली जो नेक्स्ट जनरेशन होगी इसमें भी लाइट कलर रहेगा आईज का। अब यहां बात कर रहे हैं हेयर्स की, कि जो मैन है, मैन के पास ब्राउन कलर के हैं हेयर्स एंड वीमेन रेड हेयर्स हैं, ठीक है। अब रेड ये इनके जेनेटिकली है, तो कह रहा है कि जो बेबी आ रहे हैं, बेबी के कैसे हैं, ब्राउन हेयर है। तो अब वो पूछेगा कि एक्सप्लेन दिस जेनेटिकली, का मतलब है कि विच कैरेक्टर इज डोमिनेंट एंड विच वन इज रिसेसिव कैरेक्टर। सो बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट F1 जनरेशन या फर्स्ट ब्रीडिंग की बात करते हैं। सो डोमिनेंट कैरेक्टर्स आर द ब्राउन हेयर्स। व्हाई ब्राउन? बिकॉज इन द फर्स्ट जनरेशन ओनली ब्राउन कैरेक्टर्स आर विजिबल एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड। दिस रेड हेयर कैरेक्टर्स कैन नॉट बी सीन। अब इसको नोटेशन अगर देखना चाहे, मैं नोटेशन बना देता हूं। ब्राउन कलर के लिए ले लेते हैं हम कैपिटल बी, ये ब्राउन कलर के लिए ले लेते हैं, यहां राइट कर लेते हैं ब्राउन के लिए, क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। रेड के लिए ले लेते हैं हम स्मॉल, ये हमारे रेड कलर हेयर्स हैं, रेड हेयर्स। अब होगा क्या, जब यहां से इनका नया जनरेशन आएगा तो हर बार भाई कैसे कलर आएंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, यानी सारे के सारे कैसे कलर हैं, ये ब्राउन है, ठीक है। हो सकता है कि भाई नेक्स्ट वाली जो जनरेशन हो या क्रॉस होगा ये आगे, तब हो सकता है कि रेड कैरेक्टर्स आ जाए जो रिसेसिव कैरेक्टर है। तो वहां पर आपको क्लियरली मेंशन करना है, ब्राउन कलर हेयर इज फाउंड इन चिल्ड्रन दैट shows brown genes are dominant over red hair characters, and according to law of dominance only these characters will be transferred। कौन से वाले, डोमिनेंट वाले। तो आगे आप लिख सकते हैं अगर थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहें। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस ओनली dominant characters will be transferred। dominant characters, और dominant characters कौन से थे, brown hair, will be transferred to generation, will be transferred to next generation, to या चिल्ड्रन कह दो सीधा, ठीक है। इतना आंसर है, ये चीज आपको राइट करनी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, बार बार चेक करेंगे भाई हम, तो आप क्वेश्चन देखेंगे एक बार। क्या होता है, फिगर शोज, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, कहां गया भैया, ये रहा, चलो छोटा कर दिया। क्या था, फिगर शोज द पोजीशन ऑफ कंपास अराउंड द मैग्नेट। भाई ये एक्सपेरिमेंट आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो मैं कहूंगा इसको अच्छे से करके जाएं, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो ये किस लिए है, ये एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को फाइंड करने का एक वे, हम एक डिफरेंट लोकेशन पर क्या रखते हैं, कंपास नीडल रखते हैं। अब क्वेश्चन क्या पुट करता है यहां से, कैन आई ड्रॉ द डायग्राम ऑफ शोइंग द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अराउंड द बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो करनी है, तो क्या जरूरत है भाई, मेरे को फटाफट अच्छा सा बढ़िया डायग्राम मिल चुका है, ठीक है। तो क्या जरूरत है, थोड़ा सा आलसपन दिखाएंगे हम, और आलसपन दिखाते हुए आपके लिए डायग्राम, ओके हेयर है अभी। अच्छा यहाँ पे ये नॉर्थ पोल से लाइन चल रही है और नॉर्थ पोल से जाएगी साउथ पोल में एंटर कर जाएगी, ठीक है। सेम एज फ्रॉम हेयर दिस पॉइंट।
तो ये आप मेरे ख्याल से सिक्स या सेवंथ क्लास से 6 या 7 स्टैंडर्ड से आप करते आ रहे हैं, तो आई थिंक इसको बताने की नीड नहीं है और मैं ना ही बताऊंगा। अरे नहीं बताता भाई, क्या कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। Let us assume a region that contain densely packed field. Densely field का मतलब है, densely packed का मतलब है कि वहां पे थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ी सी क्राउडेड है। Lines than the other region. Which region has a stronger magnetic field? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं भाई कि मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस स्ट्रोंगर कहां पे होगी, where these field lines are very crowded. तो डायरेक्टली लिख देते हैं मैग्नेटिक field will be stronger at the region where field lines are अब वर्ड देखो उसमें क्या यूज किया, डेंसली पैक्ड। ठीक है, तो डेंसली पैक्ड लिख सकते हैं आर डेंस और यू कैन से क्राउडेड। और थोड़ा एडवांस वर्जन में लिखना चाहते हो, एंड द लाइंस विच आर अवे, द लाइंस कौन सी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम मैग्नेट हैज पुअर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, पुअर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। राइट, कहां पे दिख रही है सर ये, अरे यहां दिख रही है। देखो जो लाइंस पास पास है वो थोड़ी क्राउडेड रहेगी। अब ये लाइन दूर है थोड़ी सी, ठीक है, ये दूर है, बहुत ज्यादा दूर है, तो यानी इसके पास पुअर स्ट्रेंथ है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहां होगी, मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी भाई इस रीजन में जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के पास होगी, ये वाली क्राउडेड रीजन, इसे बोलते हैं डेंसली पैक्ड फील्ड। चलिए बेहतरीन, क्वेश्चन नंबर हमारा चलते हैं। ये और ऑप्शन में आ गया आपके पास। और सोलेनोइड का क्वेश्चन मैंने कितनी बार बोला कि सोलेनोइड का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आने वाला है, मुश्किल से मतलब बहुत कम, कोई ऐसा चांस होगा कि नहीं आएगा। ठीक है, और हर सैंपल पेपर में इसके एक और कई किसी में 2-3 क्वेश्चन मिल रहे हैं सोलेनोइड के। तो देखते हैं क्या पूछा। क्या ना परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट यूजिंग ए सोलेनोइड इज शोन इन द फिगर। ठीक है भाई, स्टेट वन कंडीशन अंडर विच अ परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ऑब्टेन्ड कैरिंग सोलेनोइड इज यूज। सोलेनोइड को यूज करके आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट के परमानेंट मैग्नेट बनाना है, तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर ये पॉसिबल हो सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कंडीशन 1 है कि एक तो हमें कौन सी बार यूज करनी है इसमें, स्टील बार। सो वी कैन यूज स्टील बार देन आयरन। एंड सेकेंड रीजन, वी मस्ट अप्लाई डीसी करंट, डायरेक्ट करंट को अप्लाई करना होगा, तभी ये कंडीशन फॉलो होगी। हमारा जो कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारा चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा परमानेंट मैग्नेट में। बेहतरीन, अच्छा क्वेश्चन है, याद जरूर रखना। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। राइट वन एप्लीकेशन ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहां अप्लाई कर रहे थे हम भाई, इफ यू होल्ड आवर हैंड्स अप लाइक दैट, द थंब, फोरफिंगर एंड सेंट्रल फिंगर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो भाई किसको शो करेगा, ये करंट को शो करेगा या मैग्नेटिक फील्ड को। तो थंब शो करेगा फोर्स को यानी मोशन को, और ये कहां यूज होगा, इलेक्ट्रिक मोटर पर। तो इलेक्ट्रिक मोटर पे कौन सा रूल यूज होगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अब मैंने याद कैसे किया था, हम बैठे बैठे भाई क्लास में मस्ती करते रहते थे, तो थोड़ा सा ऐसे थप्पड़ मार दिया किसी को, ठीक है, लेफ्ट हैंड से छेड़ दिया, थोड़ा लगा दीजिए, गांधी जी कहते हैं राहुल गांधी, थोड़ा सा टैप कर दीजिए हाथ से ऐसे, तो हमने भी कर दिया ऐसे। अब उसने क्या किया भाई, उसने क्या करा, हमने तो छेड़ दिया, ये हमने कर दिया मोशन, मैकेनिकल वर्क कर दिया। अब उसने क्या किया, उसने राइट हैंड से लगा दिया मेरे दोस्त को, ठीक है। अब उसके पास क्या हुआ, उसके पास करंट यूज हो गया, उसके पास करंट इंड्यूस हो गया, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड याद करना, जहां पे मोशन हो रहा है वो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर का है। अब राइट हैंड से दूसरे दोस्त ने क्या करा, मेरे ही दोस्त को करंट इंड्यूस करा दिया। तो राइट हैंड हमारा करंट इंड्यूस वाले के लिए यूज होता है, यानी जनरेटर के लिए, ठीक है। लेफ्ट हैंड रहेगा मोटर के लिए, और राइट हैंड रूल लगता है हमारा फ्लेमिंग का, राइट हैंड ये लगेगा जनरेटर के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली ये सिलेबस से कट चुका है, ठीक है। बट शॉर्ट क्वेश्चन एक जनरल नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए, राइट हैंड रूल जनरेटर पे अप्लाई होता है। चलिए, अच्छा राइट हैंड रूल की जब मैं बात कर रहा हूं, तो यहां हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैक्सवेल के नहीं बात कर रहे हैं। और मैक्सवेल का वैसे भी थंब रूल होता है,
राइट हैंड थंब रूल। अच्छा ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा पेचीदा सा लगा, देखते इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। आपको डायग्राम दे दिया है कुछ, ठीक है, और यह बायोलॉजी से कुछ पूछ रहा है। कह रहा था डायग्राम रिप्रेजेंट द गेमेट्स पी क्यू, पी और क्यू गेमेट्स दे रहे हैं, फ्यूजिंग टू गिव आर, यानी ये जो पी और क्यू है ये आर को प्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस सेल इज देन नाउ प्रोड्यूस द गेमेट एस टी यू वी। अब ये जो आर है ये आगे प्रोड्यूस कर रहा है एस टी यू वी। Will the chromosomes number in the P and R will be same or different? तो पूछ रहा है कि ये P और R है, इसमें क्या क्रोमोसोम्स नंबर सेम रहेंगे? तो अगर हम पुराने टॉपिक की तरफ जाते हैं, ये हमारा मियोसिस था, तो मियोसिस डिवीजन में क्या था भाई, क्रोमोसोम्स नंबर, लाइक ये मेल की बात कर रहे हैं और ये फीमेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां से क्या होगा, हैप्लोइड सेल्स से आएगी, पूरा डिटेल में बता रहा हूं आपको। हैप्लोइड्स का मतलब n नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, और यहां से भी हैप्लोइड सेल जाएगी और ये बनाएंगे न्यू बेबी, तो उसके पास भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। बट जब ये ट्रांसफर होती हैं, गेमेट्स के फॉर्म में जाते हैं, तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं। अब क्वेश्चन में पुट कर रहा है कि जो पी और क्यू है, अब पी और क्यू कहां है, यहाँ पे ये रहा पी। पी के पास अगर 2n क्रोमोसोम्स है तो सेम क्रोमोसोम्स विल बी देयर इन विद द क्यू, बट ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन इन द गेमेट ओनली हाफ क्रोमोसोम्स विल बी ट्रांसफर्ड। और यहां पे भी आर के पास भी कितने होंगे, 2n होंगे, ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। तो आंसर क्या रहेगा भाई, आंसर रहेगा कि जो क्रोमोसोम्स है पी और आर के पास वो रहेंगे सेम, सेम रहने वाले भाई, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब इसको ऑप्शन वाला देख लेते हैं, जहां पे भी आपको एक पिंक कलर का दिख जाए ना, पता नहीं पिंक बोलते हैं, मैरून बोलते हैं, क्या बोलते हैं। चलो इसको कलर क्वेश्चन को देखते हैं एक बार, क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। डायग्राम को सोच के तो आप ये देख रहे होंगे कि डेफिनेटली इसमें ए बी सी डी के बारे में बताना होगा, 1 2 3 4 5 के बारे में बताना होगा। कहता है कि द डायग्राम शो क्रॉस सेक्शन थ्रू द कार्पल ऑफ फ्लावर जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले। वेयर विल द मेल एंड द फीमेल गेमेट बी जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन, जस्टिफाई योर आंसर। भाई इस डायग्राम में बिफोर फर्टिलाइजेशन और आफ्टर फर्टिलाइजेशन गेमेट्स कहां होंगे। तो बिफोर फर्टिलाइजेशन की अगर बात करते हैं, 2 मार्क्स में दिया हुआ तो पूरा हेडिंग देंगे आप, बिफोर फर्टिलाइजेशन मेल गेमेट का होगा, मेल गेमेट विल बी मेल गेमेट कहां होगा। क्या कह रहे हो सर, मस्किटो संभाल लो भाई, सुबह के 3 बजे वीडियो बना रहे तो मच्छर तो आएंगे ही। मेल गेमेट्स कहां होगा, ये रहेगा आपके स्टैमेन में, और स्टैमेन में भी कहां है, फिलामेंट के ऊपर, फिलामेंट। सेम में बात करते हैं फीमेल, फीमेल गेमेट कहां होगा, ये रहेगा सर ओवेरी में। अच्छा आफ्टर फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, ये हमारे जो पोलन ट्यूब है, ये पोलन ग्रेन से नीचे पोलन ट्यूब जा रही है, ये पहुंच गई है यहाँ पे, यानी नंबर 3 की अगर बात करते हैं तो नंबर 3 आफ्टर मतलब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे नंबर 3 है मेल गेमेट। अच्छा यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ये जो नंबर 5 शो कर रहा है, और 4 का मतलब है ये आउटर पार्ट है, ओवेरी है, ओवेरी। और ओवेरी के अंदर क्या होते हैं भाई, ओव्यूल्स होते हैं, यानी एग्स, यानी फीमेल सेल्स होती है। अच्छा ये कौन सा नंबर है, ये 5 नंबर शो कर रहा है। तो अब वो पूछता है कि वेयर विल बी द मेल एंड द फीमेल गेमेट बी जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले कहां पर होंगे। तो भाई मेल गेमेट होगा नंबर 3 पे एंड फीमेल गेमेट होगा नंबर 5 पे। ये आपको बताना था। जस्टिफाई योर स्टेटमेंट या जस्टिफाई योर आंसर। तो जस्टिफाई में आप बताएंगे बिफोर फर्टिलाइजेशन द मेल गेमेट विच इज ट्रांसफर्ड थ्रू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर and it reaches to the ovary which is a round bottom structure in the flower, and in this round bottom structure there are the female gametes of flower, यानी eggs। ये सारा आपको जस्टिफाई करना है, ठीक है। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, बिफोर फर्टिलाइजेशन दिस रीच टू द ओवेरी एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट फर्टिलाइज द एग एंड दिस zygote get converted। अब यहां से एक ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारे सैंपल पेपर में आया है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, अरे फर्टिलाइजेशन स्पेलिंग, फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, तो क्या होगा, जो ओवेरी पार्ट है वो किस पार्ट में कन्वर्ट होगा, ओवेरी एंड
ओव्यूल ओवेरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। ये पार्ट बहुत सारे सैंपल पेपर में और एनसीईआरटी में एग्जाम्पलर में पूछा हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पलर में भी आया हुआ है, ठीक है। तो ये पार्ट आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। क्या कह रहा हूं कि सर ये कहां से पता लगेगा, भाई आपको बता तो दिया है मैंने आपको, आप वन शॉट सर्च कर लेना मेरा प्लेलिस्ट है, तो उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपकी प्लेलिस्ट से वन शॉट देख सकते हैं, डिटेल नोट देख सकते हैं। इससे ज्यादा भाई मैं डैम श्योर हूं कि रिप्रोडक्शन का नहीं बताया होगा, ठीक है। मतलब कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा टॉपिक अगर कवर करना है तो डिटेल नोट या वन शॉट देख लेना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओह माय गॉड, सेक्शन बी। और सेक्शन बी में देखते हैं भाई, यहां से आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। बट अभी तक मेरा जो एक्सपेक्टेड ये रहा है, आइडिया रहा है, तो देखा जा रहा है ये कि यहां से क्वेश्चन इजी बन रहे हैं। क्वेश्चन इजी क्यों बन रहे हैं सर, अच्छी बात है, बन रहे हैं तो बनने दो ना। यहां से भाई 2+1 क्वेश्चन बन रहे हैं, 1+2 बन रहे हैं, 1+1+1 बन रहे हैं। अब ये 1+1 2+1 क्या है ये, भाई ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी आपको डायरेक्ट 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाए, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, ऐसा सीबीएसई कहती है, ठीक है। और आपके पूरे मार्क्स हो जाए, ऐसे मैं नहीं होने दूंगा, ऐसे आप लोग कह रहे हैं। नहीं, जब तक नहीं पढ़ेंगे तो कैसे पता लगेगा भाई कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। सेक्शन भी इजी रहने वाला है एज कंपैरिजन, ठीक है। कब इजी रहेगा, जब यहाँ पे डिवीजन आ जाएगा क्वेश्चन का, पार्टीशन आ जाएगा, जैसे 1+1+3 दिखा देते हैं। चलो, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, हाउ डू द मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हाइड्रोकार्बन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द मोलिकुलर मास। तो इंक्रीज होने से ऐसा क्या होगा कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। इसका एक क्वेश्चन मैं पहले वाले सैंपल पेपर में बता चुका हूं, उसमें आपको नंबर ऑफ सीरीज ऑफ कंपाउंड दे देगा एल्केन के, कहेगा इसे अरेंज करो हाई मेल्टिंग पॉइंट में। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना आपको, की पॉइंट क्या है, की पॉइंट ये है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड कैसे डिपेंड करता है, इट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास। अब ये कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये बताते हैं। हायर द मोलिकुलर मास, हायर द मोलिकुलर मास, जितना ज्यादा मोलिकुलर मास होगा, यानी जितना बड़ा मोलिक्यूल्स होगा उसमें उतने ज्यादा एटम कंबाइन होंगे, उतने ज्यादा एटम कंबाइन होने से क्या होगा, उतना ज्यादा फोर्स लगाएंगे। अब ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गई, बाइंडिंग फोर्स बहुत ज्यादा हो गया। अब बाइंडिंग फोर्स ज्यादा हो गया तो उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी ब्रेक करने के लिए, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया, सिंपल। सो हायर द मोलिकुलर मास मोर द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन एटम, बाइंडिंग फोर्स between their atoms, hence more force is required to break, या more energy is required, energy वर्ड अच्छा है, more energy is required to break the bond, require the break the bond, जेम्स बॉन्ड है ना, वो वाला बॉन्ड नहीं है भाई, ब्रेक द बॉन्ड कौन सा है, वेंडरवाल फोर्स हो सकता है यहाँ पे। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं तो मेनली अगर हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की, कार्बन, तो कार्बन आपका नॉन मेटल है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है वहां से। सो या देयरफॉर वर्ड अच्छा, देयरफॉर वर्ड बहुत अच्छा है, देयरफॉर इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये शॉर्ट फॉर्म मत यूज करना भाई, ये सिर्फ मेरे लिए है, तुम्हारे लिए पूरा लिख के आना आपको। चलो सेकंड क्वेश्चन, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी हमने पिछले सैंपल पेपर में स्टडी किया था, डॉट स्ट्रक्चर, तो इसको ध्यान रखना डॉट स्ट्रक्चर को। कार्बन टेट्राक्लोराइड का मतलब क्या है, कार्बन और 4 क्लोराइड, यानी मीथेन के जितने भी हाइड्रोजन है उनको रिप्लेस कर दिया क्लोरीन ने। अच्छा किस तरीके का कंपाउंड है ये कार्बन है, होने दो, हम क्या करें,
अच्छा, इसको यहां से क्लोरीन ने, यहां से इधर से भी क्लोरीन, इधर से भी क्लोरीन और इधर से भी क्लोरीन, ठीक है, ये ऑक्टेट पूरा हो चुका है। अब इसके बीच में क्या हुआ, म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बनी है, तो ये आपका बन गया है कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं, सो कोवलेंट जो कंपाउंड होते हैं तो उसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, याद रखना। तो आंसर रहेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड मेक कोवलेंट बॉन्ड, hence compounds do not comprises, क्या नहीं होता इसके अंदर, comprises free electron, or you can say do not produce ions due to mutually shared electron। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है भाई, आयंस नहीं है, तो कंडक्शन नहीं होगा, कंडक्शन नहीं होगा तो पुअर कंडक्टर है, hence no free electrons are there, therefore it is not a good conductor, not good conductor। हमारे दिशांत सर जी को केजीएफ का भूत चढ़ा हुआ है, अभी केजीएफ उन्होंने मेरे ख्याल से 4-5 बार देख ली होगी। चलो, ग्रेफाइट इज यूजफुल फॉर मेकिंग ड्राई सेल इलेक्ट्रोड बट डायमंड इज नॉट। अच्छा, यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड में इस गुड कंडक्टर नहीं है, तो कारण है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है, कार्बन कोवलेंट बॉन्ड से बना रहा है। दूसरा क्या कह रहे हैं, जो ग्रेफाइट है वो मेकिंग अ ड्राई सेल इलेक्ट्रोड बट नॉट डायमंड, जबकि है तो सेम ही कार्बन है, बट हम यूज करते हैं ग्रेफाइट को इलेक्ट्रोड बनाने के लिए, डायमंड को नहीं करते हैं। सो रीजन भी सेम है कि जो ग्रेफाइट है वो एक स्पेशलाइज्ड नॉन मेटल है, यानी स्पेशल केस है नॉन मेटल का, जो एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। और इसका रीजन क्या है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्शन के लिए, ठीक है, तो इसीलिए हम यूज करते हैं ग्रेफाइट को इलेक्ट्रोड के लिए। बट जो डायमंड का स्ट्रक्चर है ये बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट है, इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, ये बहुत ही टाइटली बाउंड होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन 4 नेबरिंग इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा क्या होता है, एटम से बाउंड होते हैं, तो ये बहुत ज्यादा रिजिड होता है, बहुत ज्यादा हार्ड, मतलब शायद सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, ठीक है। तो यहाँ पे तो नाम ही नहीं है भाई कंडक्शन का हो जाए, क्यों, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन तो बाउंड है, बट ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, फ्री होने की वजह से ये कंडक्शन कर सकते हैं। चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इजी बच्चों वाला क्वेश्चन, ये आई थिंक आपका हो जाना चाहिए। चलो देखते कितने बच्चे इस क्वेश्चन को करते हैं। नेम द एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर 15। अरे मजाक करता है क्या, 15 एटॉमिक नंबर वाला आपका फॉस्फोरस, ठीक है, पी। क्या कहता है अभी, व्हाट इज द ग्रुप नंबर ऑफ दिस एलिमेंट। भाई 15 नंबर है तो ग्रुप नंबर क्या होगा, ग्रुप नंबर भी 15 हो गया। कौन सा, अच्छा अगर मैं पूछ लूं पीरियड कौन सा है तो पीरियड भी बता देंगे, पीरियड होता है 3rd। अच्छा बात करते हैं उसके बाद व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अरे बच्चों वाला क्वेश्चन है, ऐसे कर देंगे, ऐसे KLMN में इलेक्ट्रॉन ही तो भरने हैं सर, हो जाएगा। तो भाई 15 नंबर को करो 2 8 5, ये कॉन्फ़िगरेशन आ गई इसकी। क्या कह रहे हो, 3 नंबर फ्री के हैं, बिल्कुल फ्री के हैं भाई, 3 नंबर बिल्कुल फ्री के हैं। ये क्वेश्चन अगर छोड़ दिया ना भाई साहब, लालच है लालच। चलो अब इसका ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में क्या दिया है, कैन एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंड इन द मॉडर्न पीरियड टेबल। इस क्वेश्चन को ना भाई पी जाना, काटो गोलो और पी जाओ, मतलब ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, आपको हर सैंपल पेपर में, CBSE में, एग्जाम्पलर में, ऑफिशियल सैंपल पेपर में डेफिनेटली इस पार्ट से क्वेश्चन आपका बनने वाला है, डेफिनेटली। मैं बहुत ज्यादा श्योर हूं इस पे, क्योंकि हर बार ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहे हैं तीनों, एक नहीं तो 2 नहीं, तीनों में से कोई ना कोई पार्ट तो आपका पूछेगा ही। अच्छा पहला है कि पूछ किस में रहा है, ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, यानी पीरियड्स की बात कर रहे हैं लेफ्ट से राइट में। तो एटॉमिक साइज का होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। अच्छा डिक्रीज होने का रीजन क्या है, डिक्रीज होने का रीजन है कि अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज
इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से शेल साइज बिल्कुल पास आ जाता है, डिक्रीज हो जाता है, एंड हेंस यू कह सकते हैं आप कि साइज या रेडियाई डिक्रीज हो जाती है। एग्जांपल दे लेते हैं, जैसे भी सोडियम की बात करते हैं हम, मतलब एक सेकंड वाला थर्ड पीरियड ले लेते हैं, ठीक है। सोडियम की बात करते हैं, सोडियम के बाद मैग्नीशियम की बात करते हैं, एल्यूमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस हो गया, 11, 12, 13, 14। तो 11 की अगर बात करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फिल करते हैं, तो कुछ इस तरीके से होगा 281, 282, 283, 284 एंड 285 एंड सो ऑन, जब तक हम आर्गन तक नहीं जाते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, अब इसकी शेल देखते हैं, अगर कॉन्फ़िगरेशन KLM, सारों के जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मतलब आउटर मोस्ट शेल सेम है। अब शेल तो सेम है भाई, ये भी M है, ये भी M है, ये भी M, आर्गन तक M चलेगा। इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं, बट इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ प्रोटॉन भी तो बढ़ेगा, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम शेल में है, सेम शेल में है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने का मतलब है टोटल न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से जो शेल है, ये थर्ड शेल M है, KLM, ये थोड़ी सी कॉम्पैक्ट होती जा रही है एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ एन एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेबिलिटी। और जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है, समझ गए? कैपेबिलिटी इसके इलेक्ट्रॉन की लेने की इंक्रीज हो जाती है। मेटेलिक कैरेक्टर की बात करते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर का सबसे पहले आपको पता लगता है कि मेटेलिक कैरेक्टर होते क्या है। मेटेलिक कैरेक्टर से सबसे पहली बात आती है भाई मेटल्स की, ठीक है। और मेटल्स कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। सो एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, already the effective nuclear charge increases, size decreases, and due to decrease in the size there is a very less chances to lose electron. So metallic character also decreases, तो metallic character भी डिक्रीज हो जाएंगे। भाई इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट चल रहे हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट राइट, तो साइज छोटा होता जाता है। तो साइज छोटा होने का मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज और उसके जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है वो पास पास आ रहे हैं। अब पास आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पास आ चुके हैं, तो लूज करने का तो मतलब ही नहीं बनता भाई, हम नहीं करते लूज, ठीक है। तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाते हैं। अच्छा एक चीज और बता देता हूं, ये तो हमने आज पीरियड की बात करी है, अगर वो पूछ लेता है यहाँ पे ग्रुप की, तब बिल्कुल रिवर्स कर देना आंसर, बिल्कुल रिवर्स, सोचने की जरूरत नहीं है। जो चीज पीरियड में इंक्रीज होगी वो ग्रुप में डिक्रीज होगी, जो पीरियड में डिक्रीज होगी वो ग्रुप में इंक्रीज हो जाएगी। जैसे पहला ही एग्जांपल ले लेते हैं एटॉमिक साइज का। एटॉमिक साइज क्या है भाई? डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, छोटा हो रहा है, तो ग्रुप में ये साइज इंक्रीज होगा। क्यों होगा? क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो जाएगी, KLMN साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पॉसिबल, ये हमारा हेरिडिटी से आ गया, ठीक है। अब हेरिडिटी से देखते हैं, तो क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द पॉसिबल ब्लड ग्रुप लाइकली टू इनहेरिटेड बाय चिल्ड्रन born with a mother having a blood group A। मम्मी की बात करते हैं। हेलो मम्मी, किसकी मम्मी है पता नहीं है। अच्छा, उसके पास, मदर के पास है ब्लड ग्रुप A, मदर के पास। और फादर की अगर बात करते हैं हैविंग द ब्लड ग्रुप B। एक्सप्लेन योर रीजनिंग। अभी 3 मार्क्स में क्वेश्चन डायरेक्टली आ गए तो यहां फंस सकते हो, ठीक है, क्योंकि 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन आने का मतलब अब आपको स्टेप बाय स्टेप मार्किंग मिलेगी, ठीक है। अब स्टेप वाइज में क्या करना है? What are the possible blood group likely to have inherited by mother children born by mother and father। अब आपको पूरा रिप्रेजेंटेशन देना है इस क्वेश्चन का भी किस तरीके से करना है। सो आपको पूरा यहाँ मेंशन करना है कि जो फादर है, पहले मदर की बात करते हैं। मदर में हैव अ ब्लड ग्रुप A है, तो इट कैन बी रिप्रेजेंट एज IA एंड IO, right? And if we talk about father blood group A B, so B का रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा? कौन कौन से जीन्स होंगे? IB and IB and IO, राइट? ये होंगे। अब इसमें से कौन कौन से जीन्स आएंगे? इधर से एक आएगा IA और IO,
इधर से कौन से आएंगे, आई बी एंड आई ओ। अब जब इनका क्रॉस होगा, ठीक है, तो क्रॉस होने से क्या होगा, इसमें किस तरीके का ब्लड ग्रुप बनने के चांस है चाइल्ड के अंदर। यहां से आई ए और आई बी बन सकता है, आई ए आई बी। यहां से आई ए और ओ, तो बन गया आई ए आई ओ। इधर से आई ओ आ गया, इधर से आई बी आ गया, सो बन गया आई बी आई ओ। आई ओ और आई ओ आई ओ, तो आई ओ आई ओ आई ओ। लगता है ऐसे अभिषेक बच्चन की गोलमाल मूवी देख रहे हैं, आई ओ। अब यहां से ए बी आ गया, तो ये ए बी ब्लड ग्रुप बन सकता है। अगर इस पैटर्न में से ये वाले जीन्स कॉपी हो रहे हैं, यहां से आई ए आ रहा है, यहां से आई बी आ रहा है, तो ब्लड ग्रुप रहेगा ए बी। अगर इसमें से जो जीन्स आ रहे हैं, ये आ रहा है आई ए और इधर से आ रहा है ओ ग्रुप, तो बन गया ए ग्रुप। ठीक है भाई। अच्छा यहां से बात करते हैं, इधर से आ रहा है आपका ओ, इधर से आ रहा है बी, तो बन गया बी ग्रुप। और दोनों साइड से ओ का कंट्रीब्यूशन और जीन्स का, तो ब्लड ग्रुप ओ रहेगा। तो 4 ग्रुप हो गया अपने, ए बी, ए ग्रुप, बी ग्रुप और ओ ग्रुप। ठीक है। अब आप मुझे कमेंट करना आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, कमेंट करो कौन सा ब्लड ग्रुप है आपका, देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करते हैं। और जरूर ये कर देना पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, भाई ये नहीं बताते भी पॉजिटिव है नेगेटिव है। इतना इंफॉर्मेशन साइंस वाले बच्चों को होना चाहिए, कौन सा ब्लड ग्रुप है आपका। चलो देखते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे स्पेसिफाई आपको बताना है, ये है, ये इसके जीन्स होंगे सेम एज फादर, और फादर से क्या होंगे, देन उसका कौन कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा। ब्यूटीफुल फ्लो चार्ट, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है बस, कि दिस पेयर form this type of gene and during the cross such pair will be formed and this will be the blood group of child। बेहतरीन। अगर आपको ये फ्लो चार्ट आ गया तो आपने कर लिया बस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, सिंपल फिजिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। कह रहा है 2 लैंप है, एक 60 वोल्ट का है, एक 220 वोल्ट का है। वोल्टेज है 220 वोल्ट और 60 वोल्ट की पावर है उसमें। सेम एज सेकंड की बात करते हैं, 40 वोल्ट है एंड 220 वोल्टेज है, यानी सप्लाई वोल्टेज सेम है। यहां से लिख लेते हैं जो जो गिवन है आपके पास। पावर गिवन है 60 वोल्ट, पावर गिवन है 40 वोल्ट, वोल्टेज सेम है 220, वोल्टेज गिवन है 220। क्या कहते हैं आप, कहता है फाइंड द करंट ड्रॉन बाय ईच लैंप। करंट फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। तो देख लेते हैं क्या होगा, फॉर्मूला क्या है पावर का, P इज इक्वल टू वी आई। यहां से I फाइंड करना है तो V के नीचे चला जाएगा, P बाई वी। P कितना है 60 डिवाइडेड बाय 220, ये आ गया आपका 3/11 एम्पियर। ठीक है। और यहां से यहां फाइंड कर लीजिए I2, तो P2 बाई V कितना आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 220, ये आ जाएगा 2/11 एम्पियर। अब आपको पता ही रहा डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर से देख लो कौन सा करंट ज्यादा है, तो ये वाला सर्किट में यानी 60 वोल्ट में इतना करंट आएगा। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए इसका बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट में क्या पुटअप कर रहा है। 1.5 मार्क्स में ये क्वेश्चन। अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर, यानी एल आपको दे दिया है, तो जो चीज गिवन है लिख लेते हैं एल। लेंथ दे दिया आपको 4 मीटर ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यानी आर 40 ओम एट द रूम टेम्परेचर। वैसे टेम्परेचर का अगर हम देखते हैं, अभी तक हमने टेम्परेचर का और रेजिस्टिविटी का कोई लेने देना नहीं किया है, तो ये एक एक्स्ट्रा में है तो इसको नहीं लिखते हैं। इफ अ डायमीटर ऑफ वायर, ये हमारे लिए है, डायमीटर बहुत जरूरी है। डायमीटर हमारे लिए दे दिया है 0.2 मिलीमीटर। अच्छा मिलीमीटर को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को देन मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो हम क्या करते हैं इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 की पावर -3 से। अभी हमारा बन गया है मीटर। मैथ वाले क्वेश्चन है भाई सारे के सारे। मिलीमीटर को पहले 10 से डिवाइड करेंगे, ये बन गया सेंटीमीटर, फिर इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा बन गया मीटर। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, ये 1000 डिवाइड में इसको ऊपर ले गया हूं 10 की पावर -3। अच्छा रेडियस क्या होगा, डिवाइड बाय 2 कर दो इसको, तो इसको डिवाइड बाय 2 करके आ जाएगा हमारे पास 0.1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। अच्छा और कुछ क्वांटिटी है नहीं है। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, तो रेजिस्टिविटी आपको फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क लगाओ। ठीक है। अब इसके नीचे
R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, आर एल बाय ए इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या हो गया, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है आपके पास 40 है, तो 40 इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है 4, अरे कुछ मिस्टेक हो गया है, रो एल बाय ए, अच्छा ठीक है, ये ए आएगा यहां पर और ये आएगा एल, थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं, हम भी कहे कुछ तो गड़बड़ है, दया को बुलाना पड़ता, ये आ गया ए, ये आ गया एल, अच्छा एल कितना है आपके पास, एल आपका डिवाइड में आएगा, एल है आपके पास 4, अच्छा ए एरिया, अब एरिया नहीं है भाई हमारे पास, तो भाई वायर की अगर हम बात करते हैं, वायर का अगर क्रॉस सेक्शन देखते हैं कुछ सिलेंड्रिकल शेप की है, ठीक है, और इसका अगर एरिया निकालना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, तो रहेगा भाई पाई आर स्क्वायर, पाई हमारा रहेगा 3.14 या 22/7 ले सकते हैं आप, गिवन नहीं है तो कुछ भी ले सकते हैं। आर स्क्वायर की बात करते हैं, आर स्क्वायर क्या है हमारे पास, आर 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 हमारे पास ये है, तो इसका स्क्वायर 0.1 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर, ये एरिया हम यहां पुट कर लेंगे, 0.1 इंटू 0.1 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर, स्वाहा। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको लग रहा होगा मुश्किल है, बट मेरे हिसाब से बहुत सिंपल है, ये गया कैंसिल, ठीक है। अच्छा 0.1 0.1 है, तो कितना हो गया ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 10, 0.1 को ऐसे लिख सकते हैं, 0.1 को 1/10 1/10 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में चल रहा है आपका 10 की पावर -6, 2 3 6, एक 10 तो कैंसिल हो गया, अब ये वाला जो 10 है ये ऊपर जाएगा, अच्छा मल्टीप्लाई में हमारे पास ये भी चल रहा है 3.14, तो आंसर क्या रहेगा भाई, यहाँ पे भी 3.14 मल्टीप्लाई में, तो 3.14 एज इट इज रहेगा, और 10 की पावर -6 और एक और नीचे से आ जाएगी, तो 10 की पावर -7, तो हमारे पास आंसर आ गया 3.14, 10 की पावर -7, यूनिट जरूर लिखनी है, रेजिस्टिविटी फाइंड करिए है तो ओम मीटर, ये जरूर राइट करना आपको, क्योंकि यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव पेपर में, समझ गए। चलिए बस एरिया फाइंड करना आना चाहिए, एरिया इंपॉर्टेंट है फाइंड करना, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगाना है। चलिए क्वेश्चन है कि B1 B2 B3, ये क्वेश्चन मतलब 2-3 बार मैंने देखा है, कहीं ना कहीं 3-4 सैंपल पेपर्स में देखा है मैंने इसे, तो कह रहा 3 बल्ब्स कनेक्टेड है आपके एज शोन इन द फिगर, और इसमें एमीटर भी लगाए हुए हैं, इसको थोड़ा नीचे ले चलते हैं, आ जाओ आ जाओ, चलो अच्छा यहां पर क्रॉस, चलो यहां पे एक एमीटर लगा हुआ है, साइड में बल्ब लगा हुआ है, सेम सेकंड है, बल्ब लगा हुआ है, एमीटर लगा हुआ है, थर्ड लगा हुआ है, थर्ड बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे टोटल वोल्टेज अप्लाई हो रही है 4.5 वोल्ट, और एक एमीटर पूरे सर्किट का लगा हुआ है की के साथ, ये आपका सर्किट है। अच्छा आप क्वेश्चन क्या पुट करते हैं, व्हेन ऑल द बल्ब ग्लो देन द करंट इज 3 एम्पियर, यानी टोटल करंट हमारे पास आ गया है 3 एम्पियर, जब सारे बल्ब ग्लो कर रहे हैं, बाय द एमीटर what happened to the glow of the other two bulb when B1 get fuse, ये क्या पूछ लिया भाई, कहता है अगर कौन सा बल्ब फ्यूज कर रहा है, चलो चलो आगे, B1 बल्ब मेरे दोस्तों उसे बल्ब नहीं बोलता, ब्लब ब्लब बोलता है B1, अगर ये वाला बल्ब फ्यूज हो गया तो क्या होगा, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी सर्किट अप्लायंसेस होते हैं, एक के डिफेक्ट होने से, फ्यूज होने से बाकी वर्किंग में रहते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि टोटल करंट कितना था, यहां से टोटल करंट चल रहा था I = 3 एम्पियर, वोल्टेज दे रखी है 4.5, तो V हमारे पास है 4.5, I हमारे पास है 3 एम्पियर, यहां से अगर हम देखते हैं R क्या निकलेगा हमारा, R इक्वल टोटल रेजिस्टेंस कितना निकलेगा, ये निकलेगा हमारे पास V = IR, ओम्स लॉ लगाते हैं, V = IR, ये आ जाएगा V/I, 4.5 डिवाइडेड बाय 3, अब इसे सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1.5 ओम, ठीक है। अच्छा ये तीनों जो बल्ब है एक तरीके के रजिस्टर है, तीनों पैरेलल में कनेक्ट है, अब पैरेलल में कनेक्ट होने का मतलब क्या है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R 1/R 1/R, पैरेलल में कनेक्ट है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 3/R,
समझ गए? अच्छा यहां से इसको यूज कर लेंगे, R इक्वलेंट इज इक्वल टू 3/R। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हमारे पास क्या आ गया इसको सोल्व करके, 1/R इक्वलेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3/R, ये हमारे पास आ गया। और R इक्विवेलेंट कितना था अभी हमने फाइंड करा था पीछे, R कितना फाइंड हुआ टोटल, ये आ गया 1.5 टोटल रेजिस्टेंस है। चलो ये हमारा टोटल है 1.5 इज इक्वल टू 3/R। तो यहां से R की वैल्यू अगर फाइंड करते हैं 3 इंटू 1.5, ये आ गया 4.5 ओम, ये आ गया R की वैल्यू। यानी जितने भी बल्ब कनेक्टेड थे हमारे डायग्राम में, इसका भी यह आ जाएगा 4.5 ओम, 4.5 ओम, 4.5 ओम। ठीक है, अब वो कह रहा है कि बल्ब B1 तो फ्यूज हो गया, तो B1 को होने दो फ्यूज भाई, तो करंट क्या होगा, करंट डिवाइड हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अब कितना करंट होगा आपको ये देखना होगा, इसका रेजिस्टेंस है 4.5। ठीक है, करंट अब कैसे डिवाइड होगा, करंट इसमें, इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं, हमारी इरेजर कहां, चलो चलो इसको रब कर लेते हैं मैं थोड़ा सा समझाने के लिए। भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ सेंस समझनी है किस तरीके से मैंने करा है क्वेश्चन। पहले मैंने क्या करा, वोल्टेज और करंट दिया हुआ था, वहां से रेजिस्टेंस निकाल लिया, पूरा टोटल रेजिस्टेंस। अब 3 रेजिस्टर है आपके, तो तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है, तो वहां से हमें वैल्यू मिल गई एक रेजिस्टेंस की। तो एक रेजिस्टेंस की वैल्यू ये है। अच्छा रेजिस्टेंस की वैल्यू, अरे चलो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गया आपके पास 4.5, समझ गए। V आपके पास कितना चल रहा है, V वोल्टेज कितनी है 4.5, I कितना होगा, अरे ओम्स लॉ लगा लो ना, I कितना होगा V/R, यानी 4.5 डिवाइडेड बाय 4.5, यह आ जाएगा I 1 एम्पियर। यानी इस वाले बल्ब के अंदर 1 एम्पियर जा रहा है, इस वाले बल्ब के अंदर 1 एम्पियर, इसके अंदर भी 1 एम्पियर। इतनी बात समझ आई? अच्छा तीनों के अंदर 1 एम्पियर जा रहा है, ये वाला तो फ्यूज हो गया, तो इसके अंदर 1 एम्पियर जाएगा नहीं। तो B2 और B3 के अंदर कितना करंट जाएगा, तो B1 के अंदर जाएगा, B2 के अंदर 1 एम्पियर करंट, B3 के अंदर कितना जाएगा 1 एम्पियर। यही तो पुटअप किया था कि अगर हमारा एमीटर ये रहा, हमारा अगर बल्ब एक B1 फ्यूज हो जाए तो क्या होगा, तो भाई दोनों वर्किंग में रहेंगे, और वर्किंग में रहने के बाद B2 और B3 में दोनों में 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, सिंपल। और क्या पुटअप करता है, हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड इन द सर्किट व्हेन द ऑल 3 बल्ब्स ग्लो टुगेदर। अगर तीनों बल्ब चल रहे हैं तो कितनी पावर होगी, तो पावर देखते हैं, फॉर्मूला क्या है, पावर इज इक्वल टू VI। अरे भाई पावर का फॉर्मूला, पावर P इज इक्वल टू VI होता है, वोल्टेज 4.5 है, ठीक है, करंट कितना चल रहा है 3 एम्पियर चल रहा है, तो कितनी पावर होगी यहां से 3 12 13 13.5 वॉट। ये सिंपल क्वेश्चन था, वोल्टेज ऑलरेडी गिवन है, टोटल करंट कितना चल रहा है 3 एम्पियर, तो पावर निकाल दो भाई, ये आपका आंसर आ गया। ये बिल्कुल छोटू सा पार्ट था आपका, ये भी 1.5 में दिया हुआ है आपका। चलिए बेहतरीन, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यही आ गया, अब थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, देखो क्या डिफरेंस है इसमें। कह रहा 2 आइडेंटिकल बल्ब्स हैं, अब वहां पे पहले 3 थे पैरेलल में, अब यहाँ 2 दिए हुए हैं, तो 2 आइडेंटिकल बल्ब्स है, B1 एंड B2, एमीटर लगा हुआ है इनके साथ, इसके साथ लगा हुआ है, इसके साथ भी एमीटर लगा हुआ है। कह रहा व्हेन बोथ द बल्ब्स ग्लो देन द करंट इज 2 एम्पियर इज रिकॉर्डेड बाय द मीटर। ठीक है 2 एम्पियर का करंट चल रहा है, कोई बात नहीं, चलो बेहतरीन। अच्छा अब यहाँ पे कोई फ्यूज होने वाला है क्या, देखते हैं। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन ईच बल्ब। तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन किया था, इसके अंदर करंट कितना है, इसके अंदर कितना करंट है, वो फाइंड करना है। तो सेम तरीका है भाई, यहाँ पे आपको वोल्टेज दे दी है 5 वोल्ट, ठीक है, और कुछ गिवन है यहाँ पे आपको कनेक्टेड व्हेन द बॉल बल्ब ग्लो द, ये दे दिया आपको, आई दे दिया, आई आपको दे दिया है 2 एम्पियर। तो V यहां से ओम्स लॉ लगा लो, V इज इक्वल टू IR, तो R फाइंड हो जाएगा आपका 5/2 यानी 2.5 ओम। अच्छा ये 2.5 कितना आया है, ये 1 का आया है, ठीक है, अभी दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, तो फाइंड कर लेना भाई यहां से। और आपका रेजिस्टेंस यहां से
रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी इनकी R1 और यहां से वैल्यू आ जाएगी R2 की आपकी, ठीक है। दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हमें I निकालना है, तो I कैसे निकालेंगे? वोल्टेज सेम है भाई, रेजिस्टेंस की वैल्यू है, यहां से हमें क्या निकालना था? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट, तो करंट निकल जाएगा। सेम क्वेश्चन है जैसा हम करके आए पीछे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। वोल्टेज गिवन है सबसे पहले, टोटल करंट दिया हुआ है, यहां से रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। अच्छा पैरेलल में लगा हुआ है, इसको सोल्व कर लेंगे पैरेलल में, ठीक है। अब यहां से हमारे पास करंट आ जाएगा यहाँ पे I1 और I2, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलिए इसको मैं क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये है आपके लिए। जैसा हमने पीछे क्वेश्चन किया था जहां पे 3 थे बल्ब, ठीक है, 3 बल्ब के लिए जैसा हमने सोल्व किया था, अब यहाँ 2 बल्ब के लिए सोल्व करेंगे, ठीक है। आप सोच रहे हो अब कैसे सोल्व करेंगे? भाई 2 बल्ब है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? 1/R इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है। R/R को हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2/R इज इक्वल टू 1/R EQ। अब 2/R क्या होता है? 2/R तो सेम रहेगा, इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 2.5, यहां से एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 5 ओम। यानी जो ये बल्ब लगा हुआ है B1, इसकी वैल्यू आ गई 5 ओम। सेम एज बल्ब 2 है, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 5 ओम। अच्छा 5 ओम दे दिया इसका रजिस्टर, ठीक है। करंट आपको दे रखा है, वोल्टेज V आपके पास ये है, R दे दिया, I निकालना है, ओम स्लो लगा दो, ठीक है। लगभग इसका आंसर आ जाएगा 1 एम्पियर। मैं आपको आंसर बता देता हूं, लेकिन कैलकुलेट आप खुद करके देखेंगे, ठीक है। इसका भी आंसर एमीटर में क्या आएगा? 1 एम्पियर आएगा। अच्छा टोटल अगर पूछ रहे टोटल क्या हुआ, तो यहां पे कितना होगा? 1 और 1 दोनों टोटल हो जाएगा। चलो सेम क्वेश्चन, क्या कह रहे हो? जगह छोड़ी हुई थी मैंने, नहीं वहीं कर दिया खर्च, कोई बात नहीं। कह रहा व्हाट हैपेंड टू द ग्लो ऑफ बल्ब 2 इफ B1 इज फ्यूज्ड। तो सेम क्वेश्चन भाई दिया हुआ है, अगर B1 फ्यूज हो गया, होने दो, तो क्या होगा? जो 1 एम्पियर का करंट था, वो 1 एम्पियर का करंट A2 में जाएगा, और वही करंट 1 एम्पियर का A में जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर ये बल्ब फ्यूज हो गया तो यहां से करंट फ्लो नहीं होगा, सिर्फ जो करंट यहां से चल रहा है B2 में, वही करंट ही मेजर होगा इस एमीटर में, यानी 1 एम्पियर। चलो बेहतरीन क्वेश्चन है, और मेरे हिसाब से गलत नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा मिस्टर वाधवा जी हैं, wanted to replace the old refrigerator with the new one which work with the new eco-friendly refrigerant. What do you think the old refrigerant used in the earlier refrigerator? What do you think? क्या सोचते हैं कि इसके अंदर क्या होगा? What do you think the old refrigerant used in earlier refrigerator? ऐसा क्या डिफरेंस आ रहा है इसके अंदर? It producing more chlorofluorocarbon, ठीक है। जो ओल्ड वाला है उसमें से क्या होगा? रेफ्रिजरेंट से क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अब नए वाले में क्या होगा? कम होगा। तो ये एक फर्स्ट पॉइंट रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, व्हाट इज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ओल्ड रेफ्रिजरेंट टू द एनवायरमेंट इफ दे लीक्ड आउट? भाई अभी जस्ट बताया मैंने आपको, कहां गया? जो ओल्ड रेफ्रिजरेंट है ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज करने से क्या होगा? इफ दे लीक्ड, एनवायरमेंट में क्या होगा? भाई एनवायरमेंट में जो हमारी ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर गेट डिप्लेटेड, और इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या होगा? बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट है इसके, लाइक स्किन कैंसर, कैटरेक्ट यानी आई डिफेक्ट, एम्ब्रियोनिक डिफेक्ट, वीकन इम्यून सिस्टम। तो देयर आर द सर्टेन साइड इफेक्ट, ठीक है। चलिए वैसे साइड इफेक्ट वो पूछेगा नहीं, वो पूछेगा भी क्या है कि ओजोन लेयर से डिप्लेट हो रही है क्योंकि मोर ओजोन मतलब मोर एंड मोर क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज हो रहा है। चलिए सेक्शन सी, सेक्शन सी के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि ये आपके फ्री मार्क्स वाला क्वेश्चन है, और फ्री मार्क्स आपको तब मिलेंगे जब आपने इसको डिटेल में पढ़ा होगा। तो डिटेल वाला देखते हैं क्वेश्चन, पेन चेंज कर लेते हैं अभी पहले तो। चलो यहां से फ्री आपको क्वेश्चन है, केस स्टडी के 2 क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्या सिमरन वाज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन विच अ रेड फ्लावर bearing plants was crossed with a white flower bearing plants। अब रेड वाला को हम डिनोट कर लेते हैं। अच्छा देख लेते हैं, कुछ और भी इंफॉर्मेशन मिल रही है।
एक तो भाई रेड फ्लावर्स बीयरिंग है एंड दूसरा है व्हाइट फ्लावर। आइडेंटिफाई द होमोजाइगोस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट। होमोजाइगस का मतलब है, होमो का मतलब सेम। अब इसमें से बताना आपको कि कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है। तो भाई ये हमारे पास रेड है तो इसको हम डिनोट कर लेते हैं कैपिटल आर से। व्हाइट वाले को डिनोट कर लेते हैं स्मॉल आर से। तो F1 प्रोजेनी में क्या होगा, F1 प्रोजेनी में दोनों के जीन्स शेयर होंगे। एंड नाउ विच प्लांट विल बी देयर, विच फ्लावर बीडिंग, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास रेड। तो ये रेड कलर के आ जाएंगे डोमिनेंट कैरेक्टर, यानी डोमिनेंट आपका होमोजाइगोस क्या है, होमोजाइगोस। होमोजाइगोस का मतलब है कि एक कैरेक्टर के बारे में बात करें। तो यहाँ पे भाई होमोजाइगोस आपका ये हो गया और ये हो गया। ये आपका जो आएगा ये आपका हेट्रोजाइगोस होगा। ये भी होमोजाइगोस है, दोनों में सेम ट्रेट्स है, होमोजाइगोस। रिप्रेजेंटेशन देख लो भाई, ये दोनों सिंपल सेम रहेगा, शॉर्टकट बता देते तो होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है। यहाँ पे दोनों अलग अलग आ गए नोटेशन, देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हमारा हेट्रोजाइगस होगा, ये ध्यान रखो। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, राइट द जीनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय द F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में क्या बनेगा, F1 जनरेशन में रेड वाला डोमिनेंट कैरेक्टर आएगा, ये बताना आपका। तो जीनोटाइप आपका ये वाले बनेंगे, आर 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 आर। बहुत बार देख ली होगी मूवी आपने आर आर की। चलिए 600 करोड़ रुपए कमा लिए, हम पता नहीं क्या करेंगे भाई जिंदगी में। स्टेट द लॉ दैट इज एसोसिएटेड विद द गिवन क्रॉस। भाई इसमें कौन सा लॉ लगा हुआ है, तो अभी बताया मैंने आपको, ये रेड वाले कैरेक्टर हैं, ये व्हाइट वाले कैरेक्टर हैं, तो हमेशा डोमिनेंस कैरेक्टर आते हैं F1 जनरेशन में। तो यहाँ पे लॉ भी कौन सा लगेगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस only those characters will be नहीं, कैन कर लेते हैं, those character will be dominant, it can express itself in F1 progeny these characters or traits which can represent which can express itself is called dominant character and which are in the hidden form which come into existence in F2 progeny are called रिसेसिव कैरेक्टर। ये आपको राइट करना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और डेफिनेटली इसके बहुत ज्यादा चांस आने के, तो ये जरूर करके जाना। या व्हाइट पेटल्स दे देगा, रेड पेटल्स दे देगा, और यहाँ पे कुछ डिफरेंट कलर्स, मैंने पिछले सैंपल पेपर में भी इसके टाइप के क्वेश्चन बताए हैं। सीड्स के ऊपर क्वेश्चन दे देगा, कलर्स के ऊपर क्वेश्चन दे देगा, जीनोटाइप और फिनोटाइप की फिनेटिक रेशियो पूछ लेगा। अब देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन में कुछ पूछ रहा है क्या। चलो, कहता है राइट द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियोज ऑफ द ऑफस्प्रिंग इन द F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में अगर फिनेटिक रेशियो की बात करते हैं तो फिनोटाइप रेशियो क्या रहेगी आपकी, बता दें। चलो, आर 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 आर, ये सेल्फ पोलिनेट होगा, तो कैपिटल आर प्योर रेड 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 एंड व्हाइट वाले, ये व्हाइट वाले स्मॉल आर। तो कितने हो गए रेड आपके पास, 1 2 3, ये होगी फिनेटिक रेशियो 3:1। जीनोटाइप अगर पूछेंगे कि कितने जीन्स है, तो एक तो प्योर रेड है, एक ये वाले रेड है, दो सॉरी, और एक व्हाइट है प्योर का, तो ये होगी आपकी जीनोटाइप रेशियो। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अच्छा पहले कहानी बता देता हूँ, राम कथा क्या लिखी हुई है। वो कहते हैं कि एक स्टूडेंट है, उसने डिसाइड किया कि लेंथ का, एरिया का इफेक्ट देखने के लिए भी कितना करंट चलता है इसके अंदर। ठीक है, तो उसने क्या, ही सेटअप एन अरेंजमेंट consisting of a cells and ammeter and the nichrome wire copper wire plug की as shown। तो उसने यहाँ पे 3 वायर लगा दिया है। ठीक है, 3-4 कॉपर की होगी, नाइक्रोम की होगी, एमीटर लगा दिया, प्लग की, सारा सेटअप कर दिया उसने। आगे क्या कहता है वो, कहता है he noticed that the ammeter reading increases when the thick wire is same material for the same length is used।
अगर सेम लेंथ यूज कर रहा है थिक वायर से क्या होगा, रीडिंग इंक्रीज होगी है। सेम एज एमीटर रीडिंग डिक्रीजेस व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज। यानी ये डायरेक्टली क्या कह रहे हैं कि अगर हम आप एरिया को इंक्रीज करते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो करंट इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो लेंथ इंक्रीज करने से करंट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यानी फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस बता रहा है डायरेक्टली आपको। कह रहा है डिफरेंट मटेरियल टू गिव डिफरेंट एमीटर रीडिंग। जैसे जैसे हम अलग अलग मटेरियल यूज करेंगे, नाइक्रोम वायर यूज कर रहे हैं, कॉपर वायर यूज कर रहे हैं, एल्यूमिनियम की वायर यूज कर, तो सबकी रीडिंग अलग अलग रहने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन में क्या पुट करता है। कह रहा व्हाट हैपन टू द रेजिस्टेंस व्हेन द लेंथ ऑफ अ वायर इज हाफ। तो सबसे पहले फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस क्या कहता है, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। अब यहाँ पे कहीं पे भी रेजिस्टिविटी के बारे में बात नहीं की है क्योंकि रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, एरिया की कोई बात नहीं करी है, तो यहाँ डायरेक्टली बात कर रहा है लेंथ के बारे में। लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर लेंथ को ही हाफ कर दिया जाए तो क्या होगा, तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। सो डायरेक्टली आंसर आएगा इफ लेंथ ऑफ द वायर is half, then resistance also reduces to half। चलिए, सिंपल सा फंडा था। दूसरे पार्ट में थोड़ा सा उसने क्वेश्चन को डिफिकल्ट कर दिया है। कह रहा व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, यानी आर को फाइंड करना है आपने। इफ लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, एरिया आपको फाइंड करना नहीं, अभी अब दे दिया आपको 0.02 मीटर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ सेंटीमीटर है, इसको कन्वर्ट करना है आपको, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 100 कर देंगे, जिसको मैंने डायरेक्टली ले दिया 10 की पावर -2। रेजिस्टिविटी दे दी आपको 1.2 10 की पावर 3 ओम मीटर। फाइंड क्या करना है आपको, रेजिस्टेंस। तो फॉर्मूला लगा लीजिए, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। रेजिस्टिविटी कितनी है 1.2 10 की पावर 3। लेंथ कितनी है, अब लेंथ आपके पास आ गई 15 इंटू 10 की पावर -2। ये आ गया एरिया अब आपके पास ऑलरेडी गिवन है 0.02। अच्छा, 0.02 को थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, कुछ ऐसे लिख लेते हैं इसको, ये इजी समझ आ जाए हमें। तो इसको हम लिख लेते हैं 0.02 को कुछ ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। तो यहां से आ गया 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। अच्छा, ये 2 की पावर से ये कैंसिल हो गया। अच्छा, यहां से ये आ गया आपके पास 0.6 कैंसिल हो गए। 15 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा। अच्छा, ये 0.6 था तो 9.0 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में चल रहा है आपके पास 10 की पावर 3 ओम। ये आंसर आ गया। देखो, इस क्वेश्चन की मुझे थोड़ी सी खास बात लगी कि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा टफ नहीं दी है, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, कैंसिल ही हो जा रही है सारी की सारी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है। रेजिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है भाई, छोड़ना नहीं है। पावर के ऊपर यानी पावर के ऊपर छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी नहीं छोड़ने आपको। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बार बार ध्यान रखना पड़ता है, वीडियो का खराब हो जाती है। चलिए, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पुट अप किया है कि 10 सेंटीमीटर वायर की लेंथ है, उसको हमने कट करके हाफ कर दिया है, यानी 5 की 2 वायर बना ली है, और उनको क्या किया है, जॉइंड पैरेलल टू ईच अदर, और उनको पैरेलल में लगा दिया है। फाइंड द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस बिफोर एंड आफ्टर द अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट को बिफोर और आफ्टर करने के बाद रेशियो निकालनी है। ठीक है, अगर हम मान के चलते हैं लेंथ उसकी थी L, ठीक है, टोटल लेंथ इसकी L थी, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रो L बाय ए। अब हमने क्या किया, इस वायर की लेंथ को हाफ कर दिया है। ठीक है, तो हमारा 2 लेंथ बन गई है, एक ये दूसरी ये, हमने इसको मान लिया कि L डैश है। अब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, R डैश इज इक्वल टू रो L डैश बाय ए। सेम एज सेकंड वायर है, जो मतलब 2 पीस कर रहे हैं, सेकंड पीस का क्या होगा, R डैश इज इक्वल टू रो L डैश बाय ए। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं 1 2। अब उनको कैसे कनेक्ट करना है, इनको कनेक्ट करना भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में करना है। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, 1 बाय R डैश 1 बाय R डैश 2। अब इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाते हैं तो क्या होगा, ये
1/r1, तो ये हमारे पास हो जाएगा रो एल डैश ए, और ये हो गया रो एल डैश। ठीक है, सेम वैल्यू है। सोल्व करेंगे तो एल डैश की वैल्यू क्या है, l/2, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, अच्छा कॉमन निकाल लेते पहले, दोनों में a कॉमन है और रो कॉमन है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, a बाय रो। यहां पे रह गया L1 और L2, चलो l डैश कितना हो गया, ये हो गया l/2, तो l/2 हो गया 2/l प्लस 2/l। ठीक है, अब नीचे डिनोमिनेटर से हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, ये हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा लगभग हमारे पास 1/r डबल डैश, नाम दे देते हैं इसको, ये आ जाएगा a रो l इंटू में 4, या आप कह सकते हैं 1/r डबल डैश, यानी जो न्यू रेजिस्टेंस आ गया डबल वाला, डबल डैश वाला, ये आ जाएगा 4 इंटू a रो l। अच्छा ये आ गया, अब इसके r डबल डैश की वैल्यू निकालेंगे नए वाले की, तो ये आ जाएगा रो l बाय a, ये 4 रहेगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, रिवर्स कर दिया, तो रिवर्स करने पे ये 1/4 हो जाएगा। अच्छा अब रेशियो किस किस की निकालिए, बिफोर और आफ्टर अरेंजमेंट। बिफोर अरेंजमेंट ये था आपके पास, आफ्टर अरेंजमेंट ये है, तो इनकी वैल्यूज को आपको, इनकी वैल्यू को रेशियो निकालना है, इस वैल्यू को और इस वैल्यू का रेशियो निकाल दो, तो सिंपल है, r बाय r डैश कितना आ जाएगा, ये रेशियो निकाल लो, ये आ जाएगा लगभग आ जाएगा आपका, अगर सोल्व करते हैं आप तो 1/4 आ जाएगा। तो इन दोनों की अगर रेशियो निकालते हैं तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, रो l बाय a एंड 1/4 रो l बाय a, तो ये कैंसिल हो जाएगा फैक्टर, हमारे पास बन जाएगा r बाय r डैश r डबल डैश, यानी जो पैरेलल वाला, यानी कट करके जो पैरेलल कॉम्बिनेशन था 1/4 ओम, ये हमारा आंसर हो गया भाई। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट था, थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन लंबी थी, बट इजीली हो जाएगा। अंडरस्टैंड सिर्फ ये करना है कि लेंथ को हाफ करा है और उनका रेजिस्टेंस क्या करना है, उनके रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करना है। पैरेलल कनेक्ट करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा उसको, और जो पहले वाला कॉम्बिनेशन था उसका रेशियो निकालना है आपको। ठीक है, चलिए अच्छा और तो क्या रहता है आपका, एक हो गया कैंसल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका और पार्ट में क्या दिया हुआ, लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, state the two characters of the copper due to which it preferred in the motor winding of over aluminium। यानी एल्यूमिनियम का ना यूज करके हम कॉपर वायर क्यों यूज करते हैं, तो उसके दो रीजन है। रीजन फर्स्ट, हाई कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर। कॉपर हमारा बहुत ही अच्छा कंडक्टर माना जाता है, बेटर कंडक्टर माना जाता है एज कंपेरिजन टू aluminium. Talk about resistivity. Copper has less resistivity than aluminium. Third, अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, जो कॉपर होता है, कॉपर डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज इजीली, ये जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होता है, इसलिए एज कंपेरिजन टू एल्यूमिनियम। तो ये तीन रीजन है कि किस वजह से हम कॉपर को यूज करते हैं फॉर द वाइंडिंग ऑफ कोयल इन द मोटर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर एंड पूरा सैंपल पेपर कर दिया, हर चैप्टर का क्वेश्चन कवर हो रहा है इसके अंदर, बहुत ही अच्छा। आई थिंक हमारे पास 1 और 30 मिनट्स नहीं हुए और ये चैप्टर आपका हो चुका है पूरा सैंपल पेपर। ठीक है, मैं चैप्टर की बोल रहा हूँ, आपका सैंपल पेपर हो चुका है। तो भाई जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है सब्सक्राइब कर देना, और जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर देना। बाकी तो क्या भाई, बाकी आपके लिए ऑल द बेस्ट, क्योंकि जल्दी से जल्दी सैंपल पेपर हम खत्म करने वाले हैं। PYQs और एग्जाम्पल सीरीज स्टार्ट होने वाली है मैथमेटिक्स और साइंस की। तो और तो क्या भाई, अपना लग जाओ जुट जाओ एग्जाम में और 40/40 का फोड़ दो। तो बेटा मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सैंपल पेपर में, जो रहेगा हमारा सैंपल पेपर नंबर 7। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।